आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इलेक्शन एजेंडा में आज हम बात करेंगे रैली पर रोक खत्म, क्या बदजुबानी पर रोक रह पाएगी जारी। जी हां, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां सभी को हक इजहार आजादी है, यानी बोलने की आजादी है। लेकिन बोलने की आजादी क्या इस हद तक है कि आप किसी की भी दिल आजारी करें और जबान का इस्तेमाल इंतहाई गिरी हुई सतह पर किया जाए। और जबकि मुल्क में लोकसभा इंतखाबात चल रहे हैं, इस बार के लोकसभा इंतखाबात की मुहिम सियासत के अब तक के सबसे निचली सतह की जबान से हुई है। सियासी लीडर इस बार सियासी मुद्दे या अवामी मुद्दों पर बात करने के बजाय एक दूसरे पर हकीर निचली सतह के जुमले कस रहे हैं। यहां तक कि खवातीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पार्टी चाहे कोई हो, अखलाक और जाब्ते होने चाहिए। उन्हीं चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। ऐसे में अदालत को इंतखाबी मुहिम में बदजुबानी का नोट लेना पड़ा और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सियासी लीडरों पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी लगाई। लेकिन सवाल यह है कि आगे 5 मरहले बाकी हैं, क्या इनमें बदजुबानी पर रोक बरकरार रहेगी? इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक पांडे और संदीप कुमार। बीजेपी लीडर हैं दीपक पांडे बीएसपी लीडर हैं और संदीप कुमार सियासी तज्ज़ियानिगार हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। बीजेपी लीडर को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक पांडे जी, जिस तरह से इलेक्शन की शुरुआत हुई है, जुबान कहां से कहां पहुंच गई? इस बार के इलेक्शन में क्या हार का खौफ था जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिली? कैसे देखते हैं इस पूरे लोकसभा के इंतखाबात को आप, जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल हुआ है? किचन संवादक की जो नेताओं के जो बदजुबानी है आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका जो बड़े नेता हैं, जो हम कह सके कि जो बेसिकली ये लोग सत्ताधारी लोग हैं, तो ये लोग आए थे किसी और एजेंडे पे, लेकिन उनका एजेंडा फ्लॉप होता हुआ, क्योंकि जो भी एजेंडा लेकर के आए काफ़ी फ्लॉप रहा, तो उनको कुछ समझ में जब नहीं आ रहा है तो वो बदजुबानी पे आ गए हैं। आपने देखा होगा कि चुनावी शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ से किया था, तो वहाँ पे जाते ही हमारे गठबंधन को उन्होंने शराब कहा था, जो इसका कोई मतलब शाब्दिक अर्थ भी नहीं निकलता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन, एक गठबंधन की फ्रस्ट्रेशन हमारे प्रधानमंत्री को कितना है कि वो जनता को, जहाँ के हम आमतौर पे शराब के नाम से बचना चाहते हैं, चुनाव में शराब ऐसे ही पाबंद है, तो लेकिन ये जनता के बीच में जाकर के एक शराब जैसे ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद तमाम पर्सनल अटैक करते हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री 1 to 1 जाकर के बड़े नेताओं को पर्सनल अटैक करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को भी बहुत कुछ कहा गया। अगर प्रधानमंत्री शराब कहते हैं तो उन्हें भी तो बहुत कुछ किया गया। यहां तक के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तक जो है उसका ख्याल नहीं रखा गया। यही तो बिल्कुल बात नहीं। हमारी पार्टी की तरफ से पूरी देखिए, प्रधानमंत्री हैं, हम लोग हमेशा उनको आदर सम्मान करते हैं, उनके पद की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन वो नहीं पद की गरिमा की सम्मान कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं उनके कई ऐसे सारे शब्द हैं जो कि किसी सभा में नहीं लिए जा सकते, जैसे कि वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, नाली का कीड़ा, जर्सी गाय, चंगेज खान की औलाद, विदेशी गर्भ से पैदा हुआ विदेशी तोता, फिर रामजादा बरसित हरामजादा, मौनी बाबा, वो इटली की बेटी, उसके बाद नाना नानी के घर से पाइप लगवाए थे, वो चीजें हो गई। अब ये है कि पार्टियां क्या इस मामले पर खदगन लगाएगी, कुछ ज़ाब्ते तय करेगी? हमारे साथ नवीन कुमार बीजेपी के तर्जुमान भी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी ने यह शुरुआत की, प्रधानमंत्री ने यह शुरुआत की है। हम ये कह रहे हैं कि इंतखाबात लड़िए सियासी मुद्दों पर, अवाम के मुद्दों पर, ठीक है। एक दूसरे पर इस तरह की निचली सतह पर जाकर बातचीत करना कहां तक दुरुस्त है? और जबकि इलेक्शन है, आम लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? क्या पार्टियां इस पर कैसे पाबंदी लगाएगी, कैसे रोकेगी, कैसे ज़ाब्ते पैदा करेगी? नवीन कुमार जी। जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी। प्रधानमंत्री को नीच कहने की शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी थी क्या? मौत का सौदागर, नीच, नाली का कीड़ा, चाय वाला, ये सब किसने कहे थे? ये प्रधानमंत्री जी को खुद प्रधानमंत्री जी ने कहे थे। और यहाँ करके भी ये दीपक पांडे का इल्जाम है कि प्रधानमंत्री ऐसे पद पर है, अगर इनकी बात भी उन्हें नहीं कहना चाहिए था। इनको इल्जाम लगाने के अलावा कुछ हो नहीं सकता।
मैं आप- प्रधानमंत्री को आप नहीं कहना इल्जाम चाहिए था, लगाए इन तो वो सबको कहना सच्चाई चाहिए है। था, दूसरा राज्य कोई के इल्जाम मुख्यमंत्री लगाए ने। तो इल्जाम लगाओ के अलावा इन उसके सबको काम कहना नहीं चाहिए है। था कि आपके पार्टी का ये- आपके पार्टी का एक नेता जिसे आपने टिकट दिया है, चुनावी नहीं। टिकट दिया है, वो हमारे देश के शहीद को अपमान करती है और आपके नेता उस पर ताली बजाते हैं और आप लोग आकर के हमें सिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हो गया या तो नहीं हो गया। अगर दीपक आप दीपक वहां पांडे बैठ जी करके उन्होंने बीच बयान में वापस बोलेंगे भी तो ले मैं लिया है। आप बोलूंगा जिस लगातार प्रिफिक्स में बीच- बात बीच कर रहे हैं में बयान चर्चा वापस की ले लिया, तो माजरत कर ली, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि आप कम से कम इलेक्शन में जा रहे हैं, अवामी मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते? एक दूसरे पर लालचन कब तक लगाते रहेंगे आप? नवीन कुमार जी। जी मैं बोलूं क्या? जी जी। मेरा ये कहना है कि आजम खां खड़े होकर के महिलाओं का अपमान करेंगे तो उसका मतलब वो प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। रामगोपाल यादव सभा में पहले शुरुआत करेंगे कि देश के सैनिकों को खुद से एक साजिश की तरह सेना ने मरवा दिया ताकि उसको बीजेपी की वोट मिल सके। क्या वो सही है क्या मायावती जी खड़ी होकर कहें मुसलमानों को संगठित होना चाहिए और एक वर्ग मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, यानी ध्रुवीकरण मुसलमानों का करें, वो सही है क्या? अगर 80% हिंदू एक साथ हुए तो फिर क्या होगा? ग्रीन वायरस, योगी जी बोल रहे हैं ग्रीन वायरस और आज ही 72 घंटे बैन के बाद बोल रहे हैं कि विपक्षी बाबर की औलाद है। आप आकर के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं टीवी पे बैठ करके। आतंकवादियों का योगी जी को संभालिए, पहले 72 घंटा बैन के बाद आकर के आज बोल रहे हैं कि बाबर की औलाद है जो विपक्षी है। आप आकर के यहाँ ज्ञान आपको जब योगी ज्ञान जी ना हुआ आते करे तो बोलते मत हैं बोला अली और करो भाई, बजरंग बली। बेवजह मत योगी जी चिल्लाया आते करो। हैं आप किसके बोलते हैं औलाद हैं आप ही कि बेहतर झूठ जानते है। हैं, मुझे नहीं आप आकर के यहाँ मालूम। पे अगर ज्ञान वो देंगे बोल कि रहे हैं हमें आपको भाषा लगता है सही है तो मर्यादा अब ठीक नेताओं की होगा, टिप्पणी लेकिन कैसे सुनिए की जाएगी? आप लगातार इसी प्रकार से हिंदुओं का अपमान करेंगे। कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने देश के अंदर एक नैरेटिव पैदा किया जिसके अंदर कहा गया है कि भगवा आतंकवाद। इन्होंने एक महिला को इतना भयानक प्रताड़ित किया, अगर उसकी क्रूरता की कहानी आप सुन ले, सच्चाई सुन ले, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने उसको मारा, वो मारने के बाद जब एक अफसर हट जाता था, मारते मारते थक जाता था, तब दूसरा आकर के मारा करता था, फिर तीसरा नमक लगा के मारा करता था, निवस्त्र कर दिया करके पूरा उल्टा लटका दिया करता था। और ऐसे महिलाओं को लोग देशभक्ति सिखाएंगे हमें। जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को गोली मारता है उसके पूजने वाले लोग आज हमें देशभक्ति सिखाएंगे। जो माफीनामा अंग्रेजों से मांगते थे, जो माफीनामा अंग्रेजों से मांगते थे, मुद्दे को कहीं और लेकर जा रहे हैं आप। हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन में क्या मर्यादाएं होनी चाहिए या नहीं। मेरा ये कहना है आप जनता के लिए जा रहे हैं, जनता के काम के लिए जा रहे हैं, तो मर्यादाएं क्यों नहीं है? ये जो क्यों जाब्ते नहीं है, क्यों हदबंदियां नहीं है पार्टियों पर? इस तरह के बयान किसी को निजी तौर पर न दिया जाए, निजी तौर पर ठेस न पहुंचाई जाए। नवीन कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री को हर जगह चोर कहेंगे, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री को हर जगह बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के नेता चोर कहेंगे और पैसा मिलेगा कांग्रेस के नेताओं के पास। कांग्रेस के नेताओं के पास इस गठबंधन, लेकिन कांग्रेस को भी तो नहीं छोड़ा, कांग्रेस को भी बीजेपी के नेताओं ने नहीं छोड़ा। दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, यूपीए के घटक खड़े होकर के कहते हैं कश्मीर में कि 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, वो सही है क्या? यूपीए का घटक याद नहीं है? यूपीए का घटक कहता है कि जो पाकिस्तान को गाली देगा उसको मैं 100 गाली दूंगा, उसको उम्मीदवार कह रहा है, वो सही है क्या? ये क्या बीच में भाषण दे रहे हैं? जब ये इसी प्रकार से बीच में बोलेंगे ठीक, ताकि लोगों के, ठीक है, संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। ठीक है, संदीप कुमार जी सियासी तज्ज़िया निगार हैं। इस बार के इलेक्शन में जिस तरह की जुबान दराजी हुई है, बदजुबानी का इस्तेमाल हुआ है, चाहे पार्टी कोई हो, एक दूसरे पर इस तरह से इल्जाम जवाबी इल्जाम और इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करना, इल्जाम जरूर लगाइए दलीलों के साथ, लेकिन जुमलेबाजी जिस तरह की इस्तेमाल हुई है, जबान, गंदी जुबान का इस्तेमाल हुआ है, यहां तक कि खातून औरत को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसे में किस तरह का मैसेज जनता तक जाएगा? संदीप कुमार जी, कैसे सोचेगी जनता कि ये नेता हैं, हमारे बारे में जाकर क्या काम करेंगे? ये पूरे के पूरे भारत जैसे कि इतने बड़े लोकतंत्र के लिए एक सोचने का विषय है और इसमें हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी और इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि जो इलेक्शन शुरू हुआ था तो एक मुद्दों के ऊपर फोकस होना चाहिए था। फोकस हमारा डेवलपमेंट पे, फोकस हमारा बेरोजगारी पे, फोकस हमारा महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर, दलितों के शोषण पे, बैकवर्ड के शोषण पे और सोशल वेलफेयर के ऊपर बात होनी चाहिए थी, जो कि धीरे धीरे सरकारों, जो लोग सरकार में रहे या सरकार में हैं,
वो सब लोग अपनी गरिमा को भूल गए। वो सब लोग उन्होंने क्या किया, उनको खुद, मुझे लगता है कि वो खुद अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, तभी वो चीजों को डिरेल करके और दूसरी डायरेक्शन में ले जाके चीजों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जैसी इतनी बड़ी जमहूरियत के लिए मैं कतई ये नहीं मानता कि एक बहुत अच्छी पहल है या अच्छी डायरेक्शन में इलेक्शंस आ रहे हैं, जहां पूरी दुनिया हमारी जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की तरफ देखती है। तो हमें पूरे दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के तरीके से काम करना चाहिए। लोगों को पूरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज दें, ताकि लोग हमारे जैसी इतनी बड़ी जमहूरियत में विश्वास कर सके, हम पूरे के पूरे इस इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा मजबूती के साथ ले सके। और मेरा सुझाव है, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके की शुरुआत की, कुछ नेताओं के ऊपर जो बैन लगाया, उसको और स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन लिया जाए, ताकि पूरे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और तमाम नेताओं को एक मैसेज भी रहे। क्योंकि जहां हम पॉलिटिकल एथिक्स की बात करते हैं, जो हमारे जितने भी नेता हैं सब लोग हमारे रोल मॉडल हैं, हमारा यूथ भी, पूरा समाज उनकी तरफ देखता है। अगर हमारे नेता इस तरीके की बदजुबानी करेंगे तो हम लोगों से किस तरीके की उम्मीद करेंगे। तो मेरा विशेष रूप से ये सुझाव है, सभी नेताओं को संयम बरतना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना चाहिए, और अपने इंटरनल डिसिप्लिन पे भी इन सब चीजों को फोकस करें कि इन सब चीजों से बचा जा सके। और जितना हम इन चीजों से बचेंगे उतना बेहतर तरीके से अपनी इस जमहूरियत को इंटरनल डिसिप्लिन की बात हो रही है, मैं इस पर बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद पार्टियां इंटरनल डिसिप्लिन के लिए किस तरह की तैयारी करती है इलेक्शन में जाने से पहले, इस पर बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे। इलेक्शन एजेंडा में हम बात कर रहे हैं लीडरों की बदजुबानी पर, कैसे पाबंदी लगाए। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के बाद ही पार्टियां सोचेंगी? पार्टियां पहले से क्यों नहीं तय करती है इंतखाबी मुहिम में कैसे क्या बोला जाए? हमारे साथ खास मेहमान नवीन कुमार, दीपक पांडे और डॉक्टर संदीप कुमार हैं, सियासी तज्ञ-निगार। संदीप कुमार ने ब्रेक से पहले अच्छी बात की कि इंटरनल डिसिप्लिन होनी चाहिए, पार्टी का अंदरूनी जो है ज़ाब्ते और उसके अखलाक होने चाहिए। नवीन कुमार जी, आप बेहतरीन तर्जुमान हैं बीजेपी के, अच्छी बात करते हैं, लेकिन नेताओं को क्यों ट्रेन नहीं किया जाता? ज़ाब्ते अखलाक पार्टी में होता ही होगा, बावजूद इसके इस तरह की बयानबाजी होती है, तो बीजेपी कैसे अपने नेताओं पर कदगन लगाएगी, किस तरह से पाबंदी लगाएगी कि ऐसी बातें ना हो? अधिकांश मामलों में मैंने देखा जी कि ज्यादातर सवालों के जवाब पूछे जाते हैं, और जब जवाब दिए जाते हैं फिर उस पर एक नई खबर बना दी जाती है। जब अगर सपा बसपा के लोगों ने जगह जगह कहा कि मुस्लिम का एक एकत्रीकरण होना चाहिए, उनके वोट बंटने नहीं चाहिए, और जब ये बात आई सामने और उनको पूछा गया सवाल जी, तो किसी भाजपा के नेता ने कहा अच्छा ठीक है, अगर वो अली पे विश्वास करते हैं तो हम बजरंगबली पे करते हैं। सवाल का जवाब दिया, लेकिन खबर ये हुई कि देखिए हिंदू और मुस्लिम में बात नहीं। नवीन जी, झूठ क्यों बोलते अगर हैं देखा आप? जाए झूठ क्यों बोल रहे हैं? राजस्थान में शुरुआत की थी, राजस्थान में शुरुआत की थी योगी जी ने। समाज के अंदर, चुनाव के अंदर बोल रहे हो, चुनाव के झूठ अंदर मत बोला करो। आप भी मोदी जी मत बनिए, एक आदमी को बने रहिए। मेरा ये कहना, मैं उसका, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलने देगा आपको। ये वही व्यक्ति है जो झूठ नहीं बोलने देगा आपको टीवी पे। दीपक पहले सुन लीजिए, वहां पे समझ जाएंगे आप। नवीन कुमार को सुन लीजिए, दीपक आप भी जवाब दीजिए। चुनाव में राजस्थान में किया था योगी जी ने, जिसमें वो लगातार मुस्लिम को एकत्रित होने की बात कर रहे थे, संगठित होने की बात कर रहे थे। उन्होंने दिग्विजय सिंह का वीडियो नहीं देखा होगा, इनके अंदर जितना ज्ञान है उतनी ही बात करेंगे। बिल्कुल, मैंने कमलनाथ का वीडियो देखा था। कमलनाथ अगर ऐसा करते हैं बिल्कुल गलत है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि योगी जी जवाब दिए हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। योगी जी ने राजस्थान चुनाव में इसकी शुरुआत की थी। मैंने मान लिया कि नहीं देने चाहिए, नहीं किसी मैं इस बात को कहता हूं कि कोई भी भड़काऊ बात नहीं देनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को बात करनी चाहिए कि आपने क्या विकास किया, क्या डेवलपमेंट किया, उस पर बात करनी चाहिए। मैं एग्री करता हूं, लेकिन मुझे बताइए कि विपक्ष के लोगों ने कौन सा मुद्दा पूछा 5 वर्षों के बाद, ये चुनाव में जाने के बाद, कि मोदी सरकार पर ये आरोप है। इन्होंने क्या कहा कि हमें मोदी को हटाना है, इसलिए सरकार को लाना है। इनके पास ये तो आपस में भी एक नहीं हुए, सब अलग अलग है। ममता बनर्जी कह रही है मैं कांग्रेस के गठबंधन या फिर यूपीए और एनडीए के अलग से सरकार बनाऊंगी। दीपक, सवाल ऐसे पूछे जाते हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जवाब मिलने पर मायावती सियासत होती है। मेरा कहना यह है कि अब सवाल का जवाब दिया जाए जिस पर इस तरह के जवाब मिले। दीपक पांडे, उसके बाद फिर सियासत शुरू। ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी, ऐसे नहीं पूछे जाते ठीक है नवीन जी, दीपक जवाब दे रहे हैं आपकी बात। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पॉलिटिकल पार्टियों पर अंकुश लगाना चाहिए, इनके नेता कभी बोलते हैं, लेकिन आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
300 मारे गए, 350 मारे गए, 400 मारे गए, फिर आज उन्हीं की नेता। अरे भाई आपको मुआवजा देना है क्या? पीड़ा क्यों है? क्यों पूछते हो सैनिकों से कितने लोग मारे गए? पाकिस्तान में कौन पूछा? आपके नेता ने बताने की शुरुआत की थी, झूठ बोलते हैं आप लोग। उससे आपको क्या फर्क पड़ने पूरा देश वाला? आपके अरे साथ खड़ा है, आपको प्रधानमंत्री जी सूचना करने में व्यस्त है। मुआवजा देना आतंकवादियों को? अरे आपके खाला के रिश्तेदार मुआवजा नहीं देना है, आपको वोट लेना है। आप इसलिए गिनती गिनाते हैं उंगली पे बैठ करके, आपको वोट लेना है। मोदी जी आकर के कहते हैं फर्स्ट टाइम मोदियों को अगर पुलवामा आतंकी में शहीद हुए हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देना है तो आप फर्स्ट टाइम वोटर वोट कीजिए। बताइए कौन सा शहीद चुनाव लड़ रहा है, बताइए कौन सा शहीद चुनाव लड़ रहा है कि उसको श्रद्धांजलि मिल जाएगी। कुछ भी आएंगे टप टप बोलते चले जाएंगे। नहीं, आप दोनों से सवाल ये है मेरा, आप दोनों से ये सवाल है, देखिए सवाल जवाब पर ही सियासी मुद्दे बन रहे हैं। सवाल ये है कि पार्टियां उत्तर प्रदेश में सैनिक जो शहीद होकर के आए थे, उत्तर प्रदेश के सैनिकों के किसी एक के घर गई क्या संवेदना देने? नहीं, आपको लग रहा है कि मेरी बात आप यहाँ नहीं, अगर कोई लीडर को लगता है कि मेरी बात आप बस का गलत मतलब निकाला जा सकता है तो उसको एक अलग अंदाज में भी कहा जाए। दीपक, आपका यही एजेंडा है। दीपक 14 में आए थे आप रोजगार देने के लिए, करोड़ों रोजगार। दीपक, मुद्दा कहीं से कहीं जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि लीडरों को ये क्यों सिखाया नहीं जाता कि आप सिर्फ जनता के मुद्दों की बात करें, किसी पर सीधे वार न करें, छोड़िए उत्तर प्रदेश जाति तौर पर वार न किया जाए। क्या ये पार्टियों में बताया जाता है तो फिर अमल क्यों नहीं? वाले वो टिकट पाए वो तो देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। साध्वी का बैक फायर कर गया तो बीजेपी अपना हाथ पीछे खींच लेती है। देश और की आप सारी आकर के हमें पॉलिटिकल सिखाएंगे। पार्टियां, मैं समझता हूं हमारे यहाँ तो शहादत करने वाले, मैं तो भाजपा की बात करता हूं आपकी भाजपा में बहुत स्पष्ट है कि हमारा यही प्राथमिकता है, कोई ऐसा बयान ना दें जिससे किसी के मन को भी ठेस पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं जिनको लगता है कि कंट्रोवर्सी अगर पैदा नहीं होगी तो उनको वोट नहीं मिलेगा। उनको लगता है कि मोदी का विरोध करेंगे तो वोट मिलेगा, अगर विकास की बात करेंगे तो उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो इस करके वो ऐसी बयान देते हैं जिसका रिप्रिकॉशन में रिबटल में हमें। लेकिन नवीन कुमार जी, नवीन कुमार जी, ये तो बीजेपी के लीडर भी कर रहे हैं। आप जिस तरह से दूसरी पार्टियां जो लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता भी तो कर रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही है, कोई नहीं बचा है अभी। आपको मैं चैलेंज करता हूं, रोजगार पे बात कीजिए। ये भी आपने सही कहा। मैं ये कहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं वही कह रहा हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मुंह से कभी आपने इस प्रकार के अपशब्द नहीं सुने होंगे। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं किसी और सुनाए मैं मोदी जी के, आपको सुनाए मोदी जी के बयान संख्या में हो सकते हैं। मोदी जी के झूठ अखिलेश यादव का मेरे पास, या फिर जो है मायावती जी का सारा पता है, या फिर राहुल गांधी का कहना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के। फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ये पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो जब निम्न स्तर का बयान देंगे, गली छाप बयान देंगे या आजम खां गली छाप बयान देते हैं, गली छाप गुंडे की तरह बयान बोलते हैं तो पीड़ा होती है। फिर लोगों के अंदर गुस्सा आता है और गुस्से में भावेश में कई चीजें निकल भी जाती हैं। उसका मतलब यह नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियां गलत रास्ते पे चल रही हैं। मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। मेरा स्पष्ट कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल खड़ा और बड़े एक व्यक्ति का निर्माण करके तब ठीक है। आप दोनों से एक छोटा सा सवाल है, दीपक पांडे, नवीन, उसके लिए नवीन कुमार सोचना चाहिए। अब पार्टियां लगाम कैसे लगाएंगी ऐसे लीडरों पर के ऐसे जो है भद्दी जबान इस्तेमाल ना की जाए। 5 मरहले अभी हैं, 5 फेज अभी बाकी हैं। दीपक, देखिए, पहली बात, कोई भी बदजुबानी अगर नेता करता तो उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने बदजुबानी की थी, उन्हें पार्टी से बाहर दिखाया गया। लेकिन मैं बीजेपी के नेताओं का नाम गिना दूंगा जो पार्टी से 2 दिन के लिए निष्कासित किए जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। नवीन जी, माननीय लगाम कैसे लगाई जाए? 5 फेज अभी बाकी है, क्या उम्मीद करें कि अब इस तरह की भद्दी जबान वापस इस्तेमाल नहीं होगी? मायावती जी को बाहर कर दो फिर तो भाई, ये तो बसपा के नेता हैं और बसपा में एक ही नेता है सुश्री मायावती जी, उनको बाहर कर दीजिए। उन्होंने कितनी बदजुबानी करी है, केवल मुसलमान इकट्ठे हो जाए, उनके वोट बटने बताइए, आप गिनाइए ना किस नेता के ऊपर बदजुबानी की है, आप गिनाइए। मैं आपके नेता का आपने कहा ना आपकी पार्टी लिस्ट के साथ गिना सकता हूं। तो ये बदजुबानी नहीं समझते इसको? आप बताइए। सांप्रदायिक उन्माद फैलाना आपको बदजुबानी नहीं लगती है क्या? आप बताए तो। सांप्रदायिक उन्माद बदजुबानी नहीं है। सांप्रदायिक उन्माद कुछ नहीं था, योगी जी से कोई कम सांप्रदायिक उन्माद कर सकता है। आज 72 घंटा का
क्या अब यही है? खेल करके आते हैं, अरे तुरंत अपनी आते हैं, पार्टी एक का और उदाहरण बात दो फैला ना, देते हैं कि मेरी पति पार्टी बाबा का की मत औलाद दो, है। आप मत अपनी सिखाइए यहाँ पॉलिटिकल पे पार्टी हमें का क्या- उदाहरण दो। आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बोलती हमारी है, पार्टी जो पॉलिटिकल केवल पार्टी पढ़ जैसा के तो लिख बन कर ही नहीं पढ़ा सकते। लिखाई आप बोलती तो हमें है, मत फिर भी छोड़िए, गलत आप बोलती अपना है। देखिए, उसकी अपना राष्ट्रीय गिरेबान अध्यक्ष झाँकिए। के बारे आपके में नेता आप जूतम फिर जूत भी अभी करते भाषण हैं, दे रहे थे कि जूतम इसको बाहर जूत करते निकालना हैं। आप चाहिए, मुझे क्यों सिखाएंगे, नहीं निकाला? आपके मैं नेता तो जो झाँक जूतों में लूंगा, लड़ते हैं, जूते आप जूते कब करते हैं, झाँकेंगे? आप मुझे सिखाएंगे। आपके अरे भाई, नेता स्टेज आपको करते कौन हैं, सिखा किसी से सकता माँ है? बहन कर देते हैं, सिखाया सीधे उसको सीधे। जा सकता आप है मुझे सिखाएंगे, जो थोड़ा बहुत बताइए। सीखने लायक हो। आप मुझे जो सिखाने सीखने के लिए आ लायक हो जाएंगे। दीपक जी, उसे सिखाया जा सकता है। आपको कैसे सिखा सकते हैं हम? मैं बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए। मैं देखिए, अरे मुझे आपको जो कैसे सीखने सिखा लायक सकते? होता है, मैं सीखने वाले सीख को तो लेता हूँ। सिखाएंगे। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं सिखाने की सिखाएगा, कोशिश करता लेकिन है। यही एक कह तो रहा हूं। चीजें तय होनी चाहिए पार्टी में, आप कि वो सीखने लायक अपनी नहीं पास अपनी रखिए। मर्यादाओं में दूसरी रहें बात, और मुझे खासकर जो इलेक्शन में जनता के सामने जा रहे हैं, ये भी जहन में रखें। ठीक है संदीप कुमार जी, हर पार्टी में इंटरनल डिसिप्लिन की आप बात की, ये होता है और ये पहले से तय है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की चीजें होती है, तो क्या हम उम्मीद करें 5 फेज में जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट ने जो निंदा की है, इस चीज को लेकर क्या हम उम्मीद करते हैं कि पार्टियां कुछ सीखेंगी इससे? संदीप जी। मेरे लिए जी, वैसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक अच्छा मैसेज है। उनको इस चीज से समझना पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा देश उन्हें देख रहा है और आगे आपकी क्या विचार है, क्या किस तरीके की विचारधारा से आप काम करना चाहते हैं, तो हमें सबको समझने की जरूरत है। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके का आज माहौल है उसमें पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है और उसको ज्यादा सख्ती के साथ अगर इस पे कार्रवाई करे तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक अच्छा मैसेज होगा और आगे आने वाले इलेक्शन में भी ये सारी चीजों का इम्पैक्ट रहेगा, ताकि वो उसी तरीके का कैडर तैयार करेंगे, उसी तरीके का इंटरनल सेटअप तैयार करेंगे और उसी तरह का इंटरनल डिसिप्लिन पे भी फोकस करेंगे। अदरवाइज आज जो माहौल है उसमें नहीं लगता कि अगले 5 फेसेस में जो इलेक्शन है, अगर इलेक्शन कमीशन का एटीट्यूड लिबरल रहा तो पॉलिटिकल पार्टीज उस पर लगाम लगाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने तो इस तरीके की स्ट्रेटजी बना रखी है कि मेन इश्यूज से डाइवर्ट करके दूसरे इश्यूज पे लेके जाया जाए और चीजों को पोलराइज करने का। क्योंकि जो बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं वो कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे वोटों की अपील कर रहे हैं। तो ये सीधा सा एक मैसेज है कि वो अपने मेन इश्यूज पे, चाहे बेशक वो करप्शन का बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये काफी तमाम पार्टियों के लीडर जनता के मुद्दों पर बात करें, अवामी मसाइल पर बात करें, ना कि जाती तौर पर एक दूसरे पर इस तरह के इल्जाम जवाबी इल्जाम और इस तरह की भद्दी जबान का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इंटरनल जो जाब्ते हैं, इंटरनल जो डिसिप्लिन पॉलिसी बनती है पार्टी की, उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि 5 फेज अभी बाकी हैं। जनता में इसका असर जरूर जाएगा और इलेक्शन कमीशन की सख्त कार्रवाई का असर जरूर देखने को उम्मीद करते हैं हमें भी मिलेगा। आप तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया इलेक्शन एजेंडा में इस मुद्दे पर बात करने के लिए।